सर ये वाला है ना, यहाँ पे आप वो विरसा करते हैं? बिल्कुल, विरसा यहाँ करते हैं। ये चेयर्स दिखाएं जिसपे हम लोगों ने बैठ के अभी इंटरव्यू किया था, उन्हीं चेयर्स के ऊपर बैठने का कायदे आजम खुद भी बैठे हैं और अपना अलामा साहब भी। राव जान से इंस्पायर होके आपने ये बनाई, तो क्या रेखा भी कभी यहाँ पर आई थी? क्यों नहीं, बिल्कुल। रेखा भी यहाँ पर आई है? हाँ, ये भी पुराना है ना, ये कश्मीरी फर्नीचर बिल्कुल। और ये कितने साल पुराना होगा? 100 साल, 100 साल पुराना ये टेबल। जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान यहाँ है वो कायदे आजम की बेटी थी। उनसे बड़ी कोई शख्सियत जो है वो यहाँ इस हवेली में नहीं आई। कायदे आजम जब किसी कमरे में आते तो लगता था कि कोई इलेक्ट्रिक एक एक वाइब्रेशन आपको कभी शाम के वक्त या रात के पिछले पहर कभी यहाँ पे वो खौफ आया? कभी आपको लगता है कि वो सोल्स यहाँ का हिस्सा होंगी? पता नहीं, अगर होंगी तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और मेरे यहाँ तो बहुत मेहमान भी आके ठहरते हैं। अच्छा, कौन कौन से फॉरेनर्स यहाँ पर आके रुके हैं आज तक? नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान और किरण जब आए थे। आमिर खान बॉलीवुड एक्टर। एलिजाबेथ अर्ली जेम्स बॉन्ड की फिल्म की हीरोइन की एक्ट्रेस थी। मैंने सुना है कि ये हवेली 17वीं सदी की बनी हुई है। इज इट ट्रू? यस। आप 74 इयर्स के हैं माशाल्लाह से, तो इमरान खान जो हैं वो भी आपकी एज फेलो हैं? इमरान में से 1 साल छोटा। 1 साल? और आप देखें कि उनकी फिटनेस तो वैसे ही बड़ी कमाल है। वो तो बहुत ही कमाल फिटनेस है ना? तो आप जुमैमा को भी बहुत क्लोजली जानते हैं, आपने रेहान खान को भी बहुत क्लोजली देखा और आपने बुशरा बीबी को भी। आपकी नजर में सबसे सूटेबल कौन सी? खान साहब के बारे में, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। जेफरी एप्स्टन की जो फाइल्स हैं उसमें उनका नाम आया है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बारे में ये फाइल्स हैं और कहा जाता है कि अभी इसमें मजीद और भी बहुत सारे तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। पर मुझे नहीं इस पीस में तो पता ही नहीं है कि ये कौन है। ये मैंने सुना था कि वो वाला बंदा है जिसने कहा था ये इमरान जो है दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी है। आपके बारे में एक शोहरत है कि किसी भी मीडिया पर्सन के ऊपर अगर आपका हाथ, आपका साया भी आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है। आपको क्या लगता है इतनी जिंदगी गुजार के कि कहाँ पे इंसान को खामोश रहना चाहिए और कहाँ पे बोलना चाहिए? आजकल के हालात में तो खामोशी है। फैज हमीद और मलिक रियाज का फ्यूचर क्या नजर आता है आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ ना ही मैं कोई न्यूज चैनल को देखता हूँ। और 25 साल पहले मैंने सियासत छोड़ दी थी। मुझे नजर आ रहा था कि ये एक मुल्क जो है वो एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आई होप दोस्तों कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लेकिन आज मैं जिस लिविंग लेजेंड के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उसके बारे में शायद ही आप लोग ये जानते हो कि वो अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, मियाँ अमीरुद्दीन के पोते हैं और वो खुद अपने आप में एक ऐसी शान वाली पर्सनैलिटी हैं। लेकिन जिस जगह पे वो रहते हैं वो जो हवेली है, हवेली बारूद खाना, इसके बारे में शायद पहले आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आज हम आपको उस हवेली के वो हिस्से दिखाएंगे और उसकी कुछ ऐसी यादगार चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इससे पहले कभी भी आपने किसी भी शो में नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि एक मिथ है, सुना है कि परवेज मुशर्रफ भी इस हवेली में आया करते थे या नहीं, पूछेंगे हम। और साथ ही ये कि जनाब यहाँ पर जुमैमा भी आ चुकी हैं, यहाँ पे इमरान खान भी आ चुके हैं और कौन कौन सी मशहूर शख्सियत आ चुकी हैं या नहीं भी आ चुकी, उसके बारे में आज पूछेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से जो कि हमारे लिविंग लेजेंड भी हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, खैरियत। हमेशा की तरह जगमगाते, खूबसूरत। हमारी कोई उम्र है? ये तो आप बच्चों की उम्र है। नहीं, लेकिन आपका तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उसमें आपने कहा कि मैं हमेशा यंग रहूंगा, हमेशा प्यारा, इसी तरह से। और इतने प्यारे मैं कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। सुना था, मैं पता नहीं किसी और के ज़बानी सुनागा, मैं कभी इस तरह की फजूल बात नहीं कर सकता अपने बारे में। सर देखिए आप ब्लश कर रहे हैं कि मैं खूबसूरत रहूं। नहीं, बिल्कुल ब्लश मैं नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, फ्रेम बनने से पहले ना एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं टू करेक्ट यू कि आपने बहुत से नाम लिए कि जो लोग यहाँ आए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स जो यहाँ आया है उसका आपने नाम ही नहीं लिया। जो मेरी ज़िंदगी में, मेरे से पहले जब मेरे बुज़ुर्ग यहाँ रहते थे तब तो बहुत बड़े बड़े नाम, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शौकत बरदरान, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना उनके भाई जो थे वो भी। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान यहाँ है वो कायदे आज़म की बेटी थी। उनसे बड़ी कोई शख्सियत जो है वो यहाँ इस हवेली में नहीं आई मेरी ज़िंदगी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये देखें, आज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको ये बात पता चल रही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बेटी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आप नवासे तो अल्लामा इकबाल के हैं,
लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपके फेस कट्स को देख के, खासतौर पे आपकी जो वाइट एंड ब्लैक हेयर है, बालों को देख के मुझे वाइट ही है, वाइट ब्लैक कोई नहीं रहेगा, बीच में ब्लैक वो जो ना लाइंस है छोटे छोटे, लेकिन मुझे कायद आज़म की पर्सनैलिटी का एक अक्स नजर आ रहा वो है। इसलिए कि हमारी मेरे जो हम वी आर जनरेशन, क्योंकि हमने देखा अपने दादा को, अपने वालिद को, वो बहुत ज़्यादा कायद आज़म से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि मेरे दादा ने बहुत नज़दीक उनके साथ रह के काम किया था। उन्होंने 1940 का जलसा जो था वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था 23 मार्च का। वो कालीन जो उस स्टेज पे बिछा था वो आज भी मेरे घर में वो मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि फिर तो मेरे वालिद भी बहुत ज़्यादा, सो हम हमेशा ही जो वो ज़ाहिर बात है कि बच्चों में ही वो चीज़ ट्रैवल करती है। तो वे ऑफ ड्रेसिंग जो है ख़ास तौर पे जब हम, तो वो बिल्कुल इंस्पायर्ड जो है, क्योंकि वो बिल्कुल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सही है बिल्कुल। थोड़ा सा अगर कायद आज़म के बारे में आप बताएं, अगर हम उनकी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं तो मैं उनके ना शूज़ जो होते थे उनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ कि आज के ज़माने में भी इतने स्टाइलिश शूज़ और जो ड्रेसिंग उनकी होती थी वो इतनी खूबसूरत, मतलब आज से चंद साल पुरानी अगर पिक्चर्स भी आप किसी की देख लें तो ड्रेसिंग से पता चलता है कि पुराने ज़माने की पिक्चर्स हैं, लेकिन उनको देख के एक स्टाइल का एहसास होता है। बिल्कुल, ही वाज़ अ वेरी स्टाइलिश पर्सन, और बहुत ही उनको वो शौकीन भी थे कपड़ों के, और उनके जो सूट जो बनते थे वो ख़ास एक मैं भी पीछे एक व्लॉग देख रहा था कि उस सिविल रो में जो दुकान थी जहाँ उनके अभी तक उनके साइज़ेस जो हैं वहाँ, अब आप जाके देखें तो उनको क्या-क्या उन्होंने ख़ास तौर पे वो एक वाइट सूट है, उनकी एक तस्वीर है, एक सफ़ेद रंग के सूट में, वो उन्होंने उसकी तस्वीर, तो उनको ये बहुत शौक़ था। और वो कई लोगों ने बहुत सी गलत भी चीज़ें लिखी हैं कि जो एक दफ़ा सूट पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे, ये एक दफ़ा को जो कमीज़ पहनी दोबारा, ये बातें गलत हैं। अच्छा, ये गलत है। ये गलत बातें। और उनका जो एक टेलर था कराची में जहाँ से वो अचकन बनवाते थे, और सूट भी कुछ उन्होंने बनवाए, वो हमीद उनका साहब, उनके अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया। तो कायद आज़म की शख्सियत जो थी बड़ी दबंग उनकी शख्सियत थी, और बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग उनकी, जो जिन लोगों ने हम बुज़ुर्गों ने उनको देखा हुआ, मैं बल्कि मेरी जो मदर इन लॉ मरहूमा बेगम इफ्तिखारुद्दीन, तो उनसे मैंने पूछा, क्योंकि उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब की पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी, और गांधी जी से भी, और कायद आज़म में उन्होंने आके तो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की, तो उनके घर में सब ये लोग जो थे ये आया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, बड़ा इंटरेस्ट है मुझे कि कायद आज़म में और पंडित जवाहरलाल नेहरू में क्या फ़र्क था। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब एक कमरे में एंटर होते थे तो उनकी बड़ी सॉफ्ट सी एक थी एक, लेकिन शी सेड कि कायद आज़म जब किसी कमरे में आते तो लगता था कि कोई इलेक्ट्रिक एक वाइब्रेशन, ही वाज, हिज पर्सनालिटी वाज सो और उसके मुकाबले में अगर अल्लामा इकबाल को देखें तो वो बड़ी काम सी पर्सनालिटी, बड़ी सूदिंग सी आवाज़। अल्लामा इकबाल जो थे बिल्कुल वो हालांकि वो ज़्यादा ही वाज मोर, उनकी आप तस्वीरें देखें, उनको घर पे उन्होंने तहमत बांधनी, या इस तरह, ठीक है, सूट भी पहनते थे, टाई भी लगाते थे, अचकन भी पहनते थे। ज़्यादातर में भी उनकी तस्वीर जो है वो आई थिंक सूट में ही है, क्योंकि वो तस्वीरें हैं जो यूरोप में जब वो गए, जब कैम्ब्रिज गए, या जब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए लंदन गए। लेकिन अल्लामा साहब को इतना नहीं था कपड़ों का कोई, या इन चीज़ों का नहीं था। कायद आज़म जो थे उनको बहुत, इसीलिए आप जो कह रही हैं कि अभी तक उनको देखें वो ऐसे जूते पहनते थे कि मैं कई दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मुझे वैसे मिल जाए, लेकिन नहीं मिलते। मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं, अगर ढूंढें तो बिल्कुल मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ इस हवेली को देख के एक बहुत खुशी भी हो रही है कि इतनी तारीख़ी शख्सियात यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर रह चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसे देख के थोड़ा खौफ भी महसूस होता है। आपको कभी शाम के वक्त या रात के पिछले पहर कभी यहाँ पे वो खौफ आया? कभी आपको लगता है कि वो सोल्स यहाँ का हिस्सा होंगी, वो यहाँ पे आती जाती होंगी? पता नहीं, अगर होंगी तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और मेरे यहाँ तो बहुत मेहमान भी आके ठहरते हैं, ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में, सर्दियों में बहुत मेहमानदारी होती है, लोग आके ठहरते। सब ने यही कहा है कि हमें इतना सुकून मिलता है यहाँ, हमें भी जैसे लॉट ऑफ सोल है, स्पिरिचुअलिटी बहुत है यहाँ, बड़ा ही सुकून मिलता है। अब चाहे वो एम्बेसडर्स हों या और फॉरेन मेरे गेस्ट्स हों,
तो ये नहीं किसी ने कहा कि हमें खौफ आया। अच्छा, कौन कौन से फॉरेनर्स यहाँ पर आकर रुके हैं आज तक जो मशहूर पर्सनालिटीज थी? देखिए मशहूर पर्सनैलिटीज़ में नसीरुद्दीन शाह तो बहुत ही, उनके साथ मेरी गहरी दोस्ती भारतीय है। एक्टर? हाँ। अच्छा। और वो कई दफ़ा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह चुके हैं? यहाँ आके रह चुके हैं। मैं भी उनके अच्छा। यहाँ जाके एक दो दफ़ा उनके पास रहा हूँ। आमिर खान और किरण वो जब आए थे। आमिर खान बॉलीवुड एक्टर, और, किरण राव उनकी वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, अब Ex मैं शायद wife, उनकी हो जी। गई, डिवोर्स हो गई। मैं उनके पास भी मैं 2-3 दफ़ा जाके उनके यहाँ रहा हूँ, उनके घर पे। उसके अलावा एलिज़ाबेथ हर्ली और उनके जो मियाँ थे, वो जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म की हीरोइन की एक्ट्रेस थी, वो इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए ही एक फंड रेजर के लिए आई थी, तो यहाँ मेरे पास ही आके ठहरी थी। और बहुत से और लोग एम्बेसडर्स हैं, यू नो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छा, टोनी ब्लेयर, उनकी वाइफ यहाँ मेरे पास आई थी। मतलब रही नहीं थी, लेकिन उन्होंने आके मेरे साथ 2-3 घंटे चाय पी, एंड शी वाज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान, तब वो यहाँ। तो आमिर खान ने इस पूरी जगह को जब देखा, एक्सप्लोर किया, तो उनके क्या रिमार्क्स थे? Obviously, you know, he is a very कह सकता हूँ कि you know, he is kind of person who appreciates, you know, beauty. He कोई appreciates भारतीय culture. पॉलिटिशियंस ने भी यहाँ पे विजिट किया? हाँ, भारतीय पॉलिटिशियंस में सिक्योरिटी जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो यहाँ आए। बहुत सारे भारतीय लोग, ख़ास तौर पर मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब शौकत अज़ीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उसमें जो वाजपेयी साहब थे उनके सन इन लॉ भी थे। अच्छा। वो भी यहाँ आए थे। और फिर तभी फिर उसके बाद कायद आज़म की बेटी जब आई हैं, उनके साथ उनके बेटे थे, उनके ग्रैंड सन्स थे। उनके जो कायद आज़म के ग्रेट ग्रैंड सन थे, उनकी उनमें से जो बड़े वाले थे वो मेरे बेटे के साथ थे, वो इकट्ठे पढ़ते थे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में अमेरिका में। अच्छा। तो उनकी दोस्ती भी थी बहुत। सो वो भी सब लोग, अब इतने लोग आए। मैं कभी प्रिंसेस सलीमा आगा खान वो यहाँ आई, जो कनाडा के गवर्नर जनरल थे, वो आए, उनके लिए भी मैंने खाना किया। क्या बात है, इतनी तारीखी जगह। तो कोई बस ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें तारीखी एतबार से, जो इससे पहले आपने कभी किसी प्रोग्राम में ना बताया हो? ये आपको ऐसा कोई वाकया नहीं रह गया कि जो मैंने ना बताया हो। सारे बता दिए। ऑनेस्टली कोई तो होगा। अभी इस वक्त तो कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हर कोई जो गेस्ट आता है वो अपना एक फ्लेवर अपना एक उनका होता है। लेकिन मेरे लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे जो था इंस्पायरिंग जो था, ये जब मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इमोशनल जब मैं था, तो वो कायद आज़म की बेटी से मिलके हुआ। और उनके साथ मैंने कुछ 6-7 घंटे उनके साथ गुजारे। पहले हमने लंच खाना रात का खाया वहाँ कुकूज़ कैफ़े में, फूड स्ट्रीट पे। फिर वो यहाँ आई, यहाँ बैठी नहीं, मैंने ये कुर्सियाँ, मैंने कहा ये आप यहाँ बैठे हैं, आपके वालिद यहाँ बैठे। ये कुर्सियाँ भी इतनी पुरानी है? ये कुर्सियाँ भी, ये 4 पुरानी हैं और 4 नई हैं। अल्लाह। तो 4 नई मैंने तो ये मैं बाद में जब इस चेयर से उठूंगी तो मैं आपको ये चेयर भी दिखाऊंगी। और ये लकड़ी इतनी पुरानी और आज भी उतनी ही पायदार और उतनी ही मजबूत। और मुझे ना एक और चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी कि आज के ज़माने में जो बिल्डिंग्स हैं वो कंक्रीट की हैं, सीमेंट की हैं, उसमें वो टाइल्स वगैरह लगती हैं, लेकिन ये जो हवेली है, ये जो इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो मैंने सुना था कि दालों को मिक्स करके, जिसको चूना कहते थे, चूना लाइम, किंकर लाइमस्टोन अंग्रेजी में उसे कहते हैं। अच्छा। अभी भी हम जब किले की रेस्टोरेशन करते हैं या पुरानी बिल्डिंग की करते हैं, तो वही हम कोशिश करते हैं कि उसी को यूज़ उसको किया जाए। लेकिन ये है कि दीवारें चौड़ी हैं, मतलब कि 4-4 फुट की दीवारें हैं। कई जगह चूना नहीं भी है, गारे का जो का है। तो अब मैंने उसके ऊपर मैंने उसको सीमेंट के बीच में उसको डाल के तो उसको रीइंफोर्स किया। लेकिन क्या इस मटेरियल की इतनी ड्यूरेबिलिटी होती है? कि मैंने सुना है कि ये हवेली 17वीं सदी की बनी हुई है। इज इट ट्रू? यस, 17वीं सदी की। बिल्कुल है। और ये जो मटेरियल है ये इतना मजबूत था कि ये आज भी उसी तरह से, किला नहीं खड़ा हुआ, ये 400-500 साल पुराना है। बिल्कुल, तो वही मटेरियल है, वही मटेरियल है। तो फिर आज हम वो मटेरियल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा एक्सपेंसिव हो गया उसको। और उसको जो आप देखें कि उसको जब हम तो सीमेंट करते हैं ना, तो ये जो उसका प्लास्टर करते हैं किंकर लाइमस्टोन का,
तो उसको कई कई दिन, मतलब कि एक एरिया उसको प्लास्टर किया, उसके बाद फिर उस पर पानी छिड़काया, फिर देखा कि कोई एक सूख गया तो कोई क्रैक्स आए, फिर उसको दबाया, फिर पानी लगाया, तो उसको एक एक हिस्से को उसको दोबारा करना पड़ता है। लेकिन वो इतना मजबूत है। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्राउन सब, ये सारा जो है ये वही। अब इसके ऊपर ये होता था कि जब ये सूख जाता था, ये प्लास्टर या प्लास्टर जैसे हम कहते हैं, क्लिंकर लाइमस्टोन का, फिर उसके ऊपर चूने की एक क्रीम बनाते थे वो। अच्छा। वो क्रीम से उसको वाइट उसका रंग करते थे, और जब वो गीला होता था तो उसके अंदर ही फूल बूटे बनाते थे, फिर वो जज्ब हो जाता था उसके अंदर। तो वो फिर फूल बूटे जो आप देखते हैं, शायद मेरे भी यहाँ, हमारे भी यहाँ एक दीवार थी, लेकिन ओवर द इयर्स वो मिट गए हैं। वो अच्छा। इस तरह के, मतलब कि एक एक गुलाबदान बना हुआ है, उसके चारों तरफ एक बनी हुई है, वो स्क्वायर्स जो थे ना, वो इस तरह बनाते थे। फिर आप सारी कहते दीवार हैं के सर ऊपर। कि मैंने किसी पॉडकास्ट में ऐसा नहीं कहा, जबकि एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, आपने कहा था मैं बड़ा रोमांटिक हूँ, और देखें अभी भी जब हम फ्रेम बना रहे थे तो इन्होंने ही कहा कि यहाँ पे रेड रोजेस रखने हैं। तो मुझे बताएं कि जब यहाँ पे बारिश होती है और वो जो सूखी हुई मिट्टी के ऊपर वो जो बारिश गिरती है, मिट्टी है ही नहीं उस ना यहाँ तो मिट्टी, सारी। ये देखें कितनी सारी मिट्टी मुझे नहीं, नजर आ रही है ये इसकी। सारी के सारी जितनी भी हवेली का एरिया है ना, यहाँ भी और दूसरा कोर्टयार्ड भी है, उसको सारा ये जो ईंटों का उसका फर्श, वो इसलिए क्योंकि ये पुरानी जो इमारतें हैं, इनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करती है ना, वो अगर पानी की सीपेज चली जाए, वो आपके अगर बुनियादों में ज़रा सी चली जाए, तो नीचे चाहे हेयर लाइन हो, लेकिन ऊपर वो 8-8 इंच खुल जाता है। ये चलें इसका। ठीक है, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू जो होती है, नहीं, पसंद ये है भी आपको? बेसिकली ईंटें भी तो मिट्टी की हैं, आप सही कह रही हैं कि वो जब सख्त धूप हो और गर्म हो ये सारा फर्श, और जब बारिश जो गिरती है, तो वो चिकनी मिट्टी की एक खुशबू आती है, जो बहुत ही लोग उसको पसंद भी करते हैं। कोई ख़ास उसका एक एसेंस होता है, तो बिल्कुल होती है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं आप कि जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि हमने सुना है, पता नहीं अभी सच है या झूठ है, कि परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे बसंत खेलने आते थे। तो आपने उस वक्त इशारा किया तो मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं है, तो क्या वो नहीं आते थे यहाँ पे? वो कभी भी नहीं आए, कभी भी वो कभी आए नहीं हैं, ना बसंत हो या किसी और कोई ओकेजन हो, वो आना ज़रूर चाहते थे। मुझे कहा भी उन्होंने कि आई वांट टू कम, मैंने कहा जी आप ज़रूर आएँ। फिर वो बीच में ही, मेरा मतलब है कि आई थिंक वो खुद बिज़ी हो गए या मुझे याद नहीं रहा। अच्छा सर, एक बात मैंने आपसे पूछनी है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली लोग जो 50 साल की उम्र में, जो हमारे पेरेंट्स की एज होती है, आते हैं और वो लटक जाते हैं, कभी उनसे चला नहीं जाता, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको 100 साल तक ऐसा ही रखे। आपकी जो 100वीं सालगिरह होगी ना, उस पर मैं इस तरह के फूल लेके आऊँ और केक काटें हम आपकी ज़िंदगी के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। तो ऐसा लाइफस्टाइल में क्या है? आप भी तो आखिर वही खाने खाते हैं ना, वो भज्जे के पाए और वो क्या होते हैं, नान चने और इस तरह की चीज़ें, और देसी फूड्स आप भी खाते हैं। तो क्या ऐसा हम अपनी लाइफ में ऐड करें कि हम भी आपकी तरह हशाश बशाश नजर आएं? देखो, बात ये है कि 100 साल जो है ना, आई ओनली सीन वन पर्सन हिट 100, एंड दैट वाज माय ग्रैंडफादर। मियां नूरुद्दीन साहब जो थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 106 मंथ्स। और जब अच्छा। उनकी 100वीं सालगिरह हुई, बिल्कुल वो ही वाज एब्सोल्युटली, मतलब फाइन। माशाल्लाह। कमज़ोर थोड़े बहुत हो गए थे, लेकिन ही वाज वॉकिंग अराउंड, और हमने बल्कि उनकी सेलिब्रेट की सारी फैमिली ने उनकी बर्थडे। बाकी ये तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, कब आपका वक्त आना है, ठीक कब है, आपने लेकिन आना है, आपका कब आना है। लाइफस्टाइल थोड़ा सा तो बताएं। एक्सरसाइज करते हैं या खाने में कोई? एक्सरसाइज शुरू से, क्योंकि मैं HSN में था, HSN में आपको किंडरगार्टन से ही आदत डाल देते हैं कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है, वो हफ्ते में इतवार को तो छुट्टी होती है, 6 दिन आपने खेलनी होती है। सो वो आई केप्ट दैट अप। फिर बिना गेम, जरा थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ है, मैंने बिकेम लिटिल ओल्डर, फिर मैंने स्क्वाश शुरू की एट द एज ऑफ 13-14, यू नो। फिर मैं स्क्वाश खेलता रहा, साथ साथ रनिंग होती रही। फिर ये था कि एक्सरसाइज साथ रही, और अभी तक अल्लाह के फजल से आई वर्क आउट एवरी डे। अच्छा, अब माशाल्लाह। मैं अब मैं Workout 6 करते दिन नहीं करता, अब मैं 5 दिन करता हूँ। एक थर्सडे 5 दिन वर्कआउट आज आप करते हैं? थर्सडे है ना, तो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं घर पे ही हूँ सारा दिन, और संडे को भी। अच्छा। बाकी 5 दिन आई वर्क आउट, और आई थिंक मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप, और दूसरा ये है कि अपने ओवर द ईयर्स, देखो, आप हर चीज़ हर वक्त उस मिकदार में या आप नहीं खा सकते। जी।
सो आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अपना डाइट आप इस तरह की रखो कि आप यानी कि एक सर्टन एज के बाद आई बिलीव कि आपको चीनी जो है बहुत कम कर देनी चाहिए। शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप स्टीविया ले लें या कोई और चीज़ में, आई टेक स्टीविया। स्टीविया लेते हुए आपको कितने साल हो गए? चंद साल ही हुए होंगे। अच्छा, और उससे आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? मुझे एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने अपने मैंने कभी भी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। तो मेरे जो डॉक्टर हैं, बल्कि बड़े भाई हैं डॉक्टर शेरिया, उन्होंने कहा यार अभी तू करा रहा है, तू कभी कराया नहीं थी। तो किया तो उसमें एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड्स, वो आपके ब्लड के अंदर ही थिकनेस और ये उसी रिलेटेड होती है उससे, वो काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा। आई वाज क्वाइट शॉक्ड। मैंने कहा यार ये इतनी एक्सरसाइज मैं करता हूँ तो सो देन मैंने ये किया। उसके लिए बंदा कोई दवाई ले सकता है, मैंने कहा दवाई तो मैंने नहीं लेनी। सो मैंने अपने कंसल्ट किया। मैंने डॉक्टर जवेद अकरम साहब जो है ना, उनकी वाइफ डॉक्टर शैला अकरम, शी इज़ अ डाइटिशियन, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा आप मुझे बताएं। उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया। आई लॉस्ट वेट। मैंने कोई 7-8 किलो। हमारे नाजरीन को भी बता दें डाइट प्लान। कुछ डाइट प्लान ये है कि आप रोटी जो है बहुत कम कर दो, कम कर दें। ब्रेड जो है, आटा जो है, आप चावल ले लो थोड़े से, ठीक है। बॉइल्ड आप ज़्यादा नहीं, हाँ बॉयल, मैं तो वैसे ही बॉयल राइस, मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं। कश्मीरी है तो फिर वो राइस के बगैर तो हो नहीं सकता। मील मैं ये किया मैंने कि मील मैंने एक्चुअली दिन का एक कर दिया, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट पे मैं कोई 8-10 बादाम ले लेता हूँ और एक दूध पत्ती की प्याली, और फिर लंच के वक्त मैं कभी कभी अंडा भी ले लेता हूँ। और लेकिन यखनी जो है मटन की, देसी मुर्गी की जो यखनी है, और उसमें फिर सब्ज़ी भी डाल के, वो मेरी होती है, मेरा लंच होता है। फिर मैं जिम चला जाता हूँ। फिर जिम के बाद मैं घर पे वालदा की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ खाना मेरा रात को फ्री होता है। तो आई हैव अ कंट्रोल्ड कोशिश मैं ये करता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मैं ओवर द ईयर्स रात का खाना खा के फिर रात को अगर देर से, क्योंकि मैं देर पे सोने की आदत है, टीवी देख रहे हैं अभी, ये खा लिया, फिर चलो फ्रिज में पड़ा हुआ कोई पैटीज खा ली, कोई और कोई चीज़ खा ली, कोई मीठा खा लिया बहुत ज़्यादा। तो एक मैंने मीठे को कंट्रोल किया है, और दूसरा मैंने इसको मतलब कि आटे को, वीट के आटे को कंट्रोल किया, चावल भी कम मिकदार में। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं मैं खाता, मतलब एक 4-5 दिन ना खाया तो एक दिन। अब कल रात को मुझे बड़े मज़े का मम्मी की तरफ आलू की माँ बना हुआ था, तो मैंने वो 2 चपातियाँ खा ली। अच्छा, आपने बताया कि आप 74 इयर्स के हैं माशाल्लाह से, तो इमरान खान जो हैं वो भी आपके एज फेलो हैं? नहीं, इमरान में से 1 साल छोटा है। 1 साल? हाँ। और आप देखें कि उनकी फिटनेस तो वैसे ही बड़ी कमाल है। वो तो बहुत ही कमाल फिटनेस है ना उसकी। हाँ, वो बिल्कुल नहीं लगता कि वो उम्र के इस हिस्से में आ चुके हैं। हम किया करते थे कई दफ़ा एक्सरसाइज, इकट्ठे भी करते हैं, लेकिन ही इज़ माशाल्लाह सुपर फिट। तो इमरान खान के बहुत क्लोज आप रहे हैं, उनकी भी डाइट रिवील कर दें कि वो ऐसा क्या करते हैं? वो तो उसकी तो कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई कंट्रोल। लेकिन अब मैंने देखा था पिछले 8-10-12 साल से उसने भी थोड़ा सा कंट्रोल किया था, वरना तो हम इतना शौक था खाने का बेशुमार, हम क्या कहते हैं, उसकी डाइट पर ज़्यादा हेल्दी थी। मतलब कि दही, मुझे याद है एक दफ़ा लंदन में मैं उसके पास रहने गया, तो मैं पहुंचा तो ये कहीं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट समवेयर, तो मैं उसके फ्लैट में चला गया, वो नीचे चाबी किसी को दे गया। तो मैंने जाके देखा, तो मैंने कहा देखूँ फ्रिज में क्या है, तो फ्रिज में जो सिर्फ दही पड़ा हुआ था और कुछ 2-4 कोई फल थे और सब्जियां थी। अच्छा, फल, तो जैसे खान साहब की आदत है ना, सारे कहते हैं खान साहब बड़े कंजूस है, वो नहीं करते। लेकिन आई थिंक कंजूस नहीं है वो, उसकी बदतमीज़ी थी इसी तरह की है। वो ये नहीं है कि उसको कोई मेरा मन। तो वो शाम को वापस आया, उसने दही का प्याला पकड़ा और साथ उसने कोई सेब डाला, कोई केला डाला, कोई खीरा डाला, जो भी पड़ा हुआ था ना वो डाल के दो, दही में मिक्स करके दो।
अच्छा। तो वो खा गया। लेकिन ये भी बड़ी तो बात हेल्दी है ना, डाइट। खान साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे सामने बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, हमें सुला नहीं मारी, पूछा नहीं। वो सुहेल बड़ा सब भी तो गए थे एक दफ़ा, उनका भी एक क्लिप है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि कोई पकाने वाला था नहीं, लेकिन बुशरा बीबी के आने के बाद क्या वो खाने पकाया करती थी? क्या वो इस तरह महफिलें और मेहमानों को बुला के उनको होस्ट करती थी? देखें, इमरान की अब शादी के बाद जब से बुशरा बीबी की शादी हुई है, तो बिल्कुल घर का जो निज़ाम था वो कुछ सी इट वॉज वेल रन। ठीक है कि घर में कोई औरत ना हो तो जाहिर बात है, पहले तो एक उनका एक बैरा कम कुक होता था, वही क्या कहते हैं खाना वाना, वो भी जब मैं जाता था तो मैं खुद ही खाना पकाता था, मुझे शौक बहुत है खाना पकाने। अच्छा, तो आप उसको पका के सफ़ीद, उनको भी खिलाते थे? हाँ, वो भी खा स्टेक स्टूक ले जाते थे ना यहाँ से। अच्छा। स्टेक किया, वहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली, तो वो खा ली। तो हाँ, बुशरा बीबी जो है वो खाना बहुत अच्छा उनका बनाती हैं? पकाती। मैंने नहीं देखा कि खुद पकाती थी, यानी उनका पर्दा करती थी वो सामने। मैं कभी कभी कोई नहीं, लेकिन महीने खान साहब में एक जिक्र तो दफ़ा करते दो होंगे दफ़ा ना कि क्या चीज़ वो बेहतर बनाती हैं या उनके हाथ की कौन सी चीज़ उनको दो पसंद थी? मुझे पसंद थी, मैं बता दिया था। अच्छा सर, आपके इतने बेस्ट फ्रेंड इमरान खान, उनको भी खाने का शौक, आपको भी खाने का शौक, आप दोनों एक्सरसाइजेस भी करते थे, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी, उनकी भी मल्टीपल शादियां, आपकी भी मल्टीपल शादियां, दोनों के नामों के साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, शोहरत की वजह से या आप दोनों का मिजाज ही एक जैसा था? आप मुस्कुरा रहे हैं और आई ब्लश थिंक, कर रहे हैं। देखें, इमरान की जो जिंदगी है ना, वो उसमें बड़ी स्ट्रगल है। स्ट्रगल नहीं, मैंने सर कंट्रोवर्सीज का पूछा है। मेरी कंट्रोवर्सीज कोई ज़्यादा नहीं थी, पहली एक दो मेरी शादियां थी। 2 शादियां सर, सोचें। और इमरान तो इमरान तो ही वाज ग्रेट, ही इज़ अ ग्रेट हीरो, एंड ही इज़ मेनी पीपल, बहुत सी उनकी ज़िंदगी में जो लोग थे उनको बहुत पसंद करते थे, और इंटरनेशनली, कोई ये तो नहीं कि इट वाज समथिंग व्हिच वाज ओनली इन पाकिस्तान। तो ज़ाहिर बात है, व्हेन यू आर फेमस एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट यू आल्सो। और आजकल की मीडिया के ज़माने में जो मर्जी आपके बारे में कुछ, जो मर्जी, इतनी मैं खुद अपने बारे में जो चीज़ें सुनता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी आती है। देखिए, मैं अपने बारे में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जो आपने सुनी हो और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो और आप उस पर हंसे हो कि ये मेरे बारे में गलत बात है, जो फैल गई है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नॉर्मली यही है कि कि लिंक टू सम वुमन और दी अदर। मतलब हमारे लोग हैं कि आप किसी के साथ, मसलन मैं आपको कहूँ कि कम हम लेट्स गो हैव डिनर है, और परफेक्टली इनोसेंट इवनिंग आप मेरे साथ खाना खा रही हैं, तो कोई उसकी तस्वीर उतार ले बैठे हुए, तो वो उसको कोई ऐसे बुरे अंदाज से उसको पेश करेगा, ना आप कुछ कर सकेंगी ना मैं कुछ कर सकूँ। सो मैंने कभी परवाह ही नहीं की। मैं कहता जो तुसी कहना है कह लो, ठीक है, मैं जानना तो मेरा रब जानता है यानी कि ये आपकी और खान साहब की ये भी सिमिलैरिटी है। खान साहब की पता नहीं ये सिमिलैरिटी है कि तुमसे पूछना पड़ेगा। मुझे सर एक बात बताएं, खान साहब की इतनी सारे उनके रिलेशंस भी रहे और उनके बारे में भी बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहे, फिर उनकी इतनी सारी शादियां भी हुई, लेकिन आपने जो है वो जुमाइमा को भी बहुत करीब से देखा, आपने उनको सॉल्ट एंड पेपर में जाके जनाब दावतें भी खिलाई, उनको खाने भी खिलाए, वो यहाँ पे भी आते रहे, तो आप जुमाइमा को भी बहुत क्लोजली जानते हैं, आपने रेहाम खान को भी बहुत क्लोजली देखा और आपने बुशरा बीबी को भी। आपकी नज़र में सबसे सूटेबल कौन सी? सबसे मैं क्लोज जो मैं रहा और हूँ वो जुमाइमा के साथ ही, जुमाइमा के साथ आपकी टुडे, बिल्कुल उनकी सारी फैमिली से, उनके भाइयों से। और मैं इवन आफ्टर इमरान गॉट डिवोर्स, मैं वो यहाँ भी आई, डिवोर्स के बाद भी उनके अपना एक डायरेक्टर थे, उनके साथ आके मेरे पास ही यहाँ ठहरी। और मैं जब लंदन अभी एक दो दफ़ा मैं उनके यहाँ भी आई वेंट एंड स्टेड। उनका बड़ा खूबसूरत एक कंट्री हाउस है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री हाउस है वहाँ। तो जुमाइमा के मुकाबले में आपने कहा जैसे कि आप उनके ज़्यादा क्लोज थे, तो जब रेहाम के साथ उन्होंने शादी की तो आपने खान साहब को क्या कहा था कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, या आपको लगा कि ये उनका गलत फैसला है? नहीं, मैंने तो मना किया था कि ये ना करे। अच्छा, शादी से पहले मना किया? शादी से पहले मैंने उसको ये कहा था कि आई डोंट थिंक दैट ये सूटेबल होगी तुम्हारे लिए। तो फिर बारह उसकी मर्जी थी भाई, उन्होंने अपनी दोस्त की शादी की, सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, देन ही रियलाइज्ड कि वो जो उससे गलती उससे हो गई है।
हो जाती है, ये तो फिर इंसान से रेहाम नहीं। खान ने जब उनके ऊपर बुक लिखी, किताब लिखी, और किताब में उन्होंने पता नहीं किस किस की बातें लिखी, रमल सबको की छंडा, मुझे लिखी। भी आई थिंक मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ उसने लिखा ही था फिर कुछ आपने मेरे खान बारे साहब से बात की कि मैंने तुम्हें समझाया था और ये देखो बुक के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है? में। ये को कहने की बात है, अब जो हो गया वो हो गया। अब देखो ना, सीधी बात, मैंने भी दूसरी शादी की थी और मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि ये ना करो, नॉट गुड फॉर लेकिन यू, शी आपने इज भी टू की। यंग। तो जब दोस्त के कोई चीज़ कर लेते हैं तो फिर उनको नहीं, फिर उनसे मतलब भी वंस इफ आई इफ यू मैरी समवन, तो फिर वो आपकी भाभी हुई ना, फिर आपकी दोस्त की बीवी हुई तो आपकी बहन की तरह हुई, तो देन द होल इशू इज़ ओवर। पर सबसे ज़्यादा मेरी जो क्लोजनेस है वो अभी भी अपना बुशरा बीबी पर्दा करती हैं, तो उनके साथ तो एक आध दफ़ा ही सलाम दुआ, या जब खान वाज इंजर्ड एंड ही वाज इन हॉस्पिटल तो तब ज़रा ज़्यादा उनके साथ हो। लेकिन तो इतना मैं अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब उनके घर में जाके ठहरता था बनीगाला में, आफ्टर ही गॉट मैरिड टू बुशरा बीबी, तो बहुत वो एक ख्याल रखती थी, वज़ादारी बहुत, हर चीज़ खाने पीने का जो पहले कभी भी नहीं होता था वहाँ। वो उस किस्म जो की खाने को कोई नहीं पूछता था, वहां नहीं, पे खाने पूछने को वाला नहीं कोई आ पूछता, गया। नहीं वो तो खान जब सिंगल था तो वो कोई हम परवाह भी नहीं करते थे दोस्त के, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, हम खुद ही जाके उसको नहीं, लेकिन को खान कह साहब के दिया बारे खान में साहब। ये शोहरत है कि वो तो कहीं पर भी जाने से पहले कॉल करते थे कि मेरे लिए जो है ना वो असील मुर्गी पकाओ, मेरे लिए खाने बनाओ। पता है, खुद जब उनके पास कोई आता था तो वो क्यों नहीं खिलाते नहीं थे? वो ये मौजूद होता था, ये नहीं उसने कभी रोका कि मैं नहीं है मुर्गी, मैं खुद कभी पकाओ खुद खाओ। खुद नहीं, खुद पकाओ खुद खाओ नहीं। लेकिन वो जो उनका जो पकाने वाला था, मुर्गियां भी वहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी, वो पक भी जाती थी, अंडे भी उनके आते थे, मक्खन भी होता था, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती थी, ठीक। लेकिन वो कुछ खाना पकाने वाला जो था वो नहीं। और जो मेरा ख्याल है जो उनकी सेकंड जो वाइफ थी उनको बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे याद है एक रेहाम दफ़ा खान को। रेहाम खान में अच्छा, जब उन्होंने बुशरा बीबी से शादी की थी तो फिर तब आपने उनको फिर नहीं, कहा मुझे था? उन्होंने नहीं, मुझे कोई बिल्कुल नहीं बताया, मुझे बताया ही नहीं आपको? बात ही नहीं की। और वो लेकिन बाद में जब आपकी बात हुई होगी तो आपने उनको अप्रिशिएट किया था कि हाँ ये सही फैसला है, या आपको नहीं, लगा मैंने था मुझसे कि गलत पूछा है? था कि भाई कि क्या हाउ आर यू, तुम ठीक हो, खुश हो? हम्म। तो उसने हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस दैट्स इट। और क्या, जब वो खुश है तो बाकी को किसी को क्या तकलीफ होगी। तो आपको तीनों में से वैसे क्या लगता है कि परफेक्ट चॉइस वैसे खान साहब की कौन सी थी उनके साथ आज भी जो होती है, यानी कि बुशरा बीबी ही उनके साथ ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं रेहाम खान को ही होना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं जमाइमा को होना बात ये चाहिए था? जमाइमा का अपना एक आपकी था, फेवरेट कौन सी बच्चों की बनी? माँ, एक वो बच्चों की माँ है। बच्चों की जो माँ होती है उसकी एक अपना एक स्पेशल पोजीशन होती है लाइफ के अंदर। जिस तरह मेरे जो बच्चों की जो माँ है, आई मैरिड ट्वाइस, पर आई ओनली हैव चिल्ड्रन फ्रॉम वन। तो मेरे लिए मैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने बच्चों की जो माँ है उनके साथ मैं क्लोज भी हूँ। बच्चे मेरे माँ के साथ रहते हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन अब तो मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। सबसे पहले लंच जो होता है मेरा उधर ही होता है, उनके घर पे ही होता है। फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर उसके बाद वालदा की तरफ जाता हूँ, फिर सारा उसके बाद ये करके। तो हर एक का अपना अपना एक तरीका आपने होता जो है। आई थिंक हिज रॉन्ग डिसीजन जो थी ना, सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन जो थी उसकी, वो सेकेंड वाइफ की थी। सेकंड वाइफ। अब इसमें इस मैरिज में ही इज हैप्पी। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आपके मुताबिक सेकंड वाइफ की वजह से ये सारा डिजास्टर हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बुशरा बीबी की वजह से हुआ? एक हमारा क्रिकेट का लेजेंड, एक स्टार जिसका पूरी दुनिया में इतना उसका नाम, आपको नहीं लगता कि बुशरा बीबी की उनकी जिंदगी में आने के बाद जो उनके बारे में ये देखो मेरी बातें, बात सुनो, सर पहले पूरा क्वेश्चन, बात ये है कि मैं आपको पहले सर पूरा क्वेश्चन कि माजरत के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज थे। मैं देखे ना, एक खातून जो उनको ये कहती हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे अगर तुम मुझसे शादी ये करोगे। देखिए, मैं इन बातों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ना मुझे इन बातों का इल्म है। ये वो बातें हैं जो अखबारों में और वीलॉग्स में और जो हो रहा है वो चीज़ें होती हैं। एक सियासतदान है, सियासतदान के बारे में यही होता है, जब हालात आपके ख़िलाफ़ हों, ठीक है, तो फिर हर कोई चीज़ आपकी मीडिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। अब ये इसी तरह आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया, जब उनके प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो कोई सही फ़ैसला तो नहीं था, वो भी बिल्कुल सरासर वो गलत था, वो भी कोई कानून के दायरे में रह के नहीं हुआ था। तो ये हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं सियासतदानों की ज़िंदगी में, और लोग बहुत सी बातें भी बनाते हैं। मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म कि ये बातें सच हैं या ये झूठ हैं। सो बहरहाल अगर
वो अपनी बेगम के साथ अपनी मैरिड लाइफ में वो खुश है, तो दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर आप खुश ही नहीं हो किसी वो रिलेशनशिप में, खुशी चाहे आपको जेल ले जाए, जेल में ले जाना जो है, मैं आप समझती हैं कि अगर आप इस वक्त वो जेल में है तो अपनी बीवी की वजह से? सर मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको ये कि लगता है? मुझे लगता है कि उनकी मिसेस जो है ना, वो जब से उनकी लाइफ में आई हैं, थर्ड वाली यानी बुशरा बीबी, उनकी वजह से उनके ऊपर सारी मुसीबतें आई हुई हैं। और ये सारे जो गलत फैसले उनसे करवाए जाते थे, ये तोहमात थी, या जो उनके ऊपर जादू की बातें ये आती वही हैं। बातें हैं कि जिस तरह अमेरिका ने कहा था कि वहाँ लीबिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो हैं, क्या कहते हैं, वो मौजूद है, और अब आके वो कह रहे हैं कि हम वी आर वेरी सॉरी, हमने इतने हज़ार बंदा मार दिया, हमने एक मुल्क को तबाह कर दिया और सारा कुछ हो गया, लेकिन वैसी तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये हमेशा ये हम जो हमारे मुल्क में जब किसी न किसी पॉलिटिशियन को निकाला जाता है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, तो यही बातें सुनने को मिलती हैं। और आपको क्या लगता है कि खान साहब का जो दौरे हुकूमत था वो सही था, या आपको लगता है कि वो जो कहा जाता था पहले बहुत गलतियां थी इमरान के, और मुझे बिल्कुल भी उसका जो स्टाइल ऑफ जो गवर्नमेंट था, ख़ास तौर पे उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट नहीं करता था, और मैं ना ही उनको समझता था कि ये इस काबिल है। अच्छा, आप लाहौरी हैं, पक्के लाहौरी हैं, तो मुझे बताएं कि आज तक इतनी लाइफ में आपने इतने सारे वज़ीर आला, इतने सारे सीएम्स देखे होंगे जो लाहौर शहर के लिए और पंजाब के लिए इतना अच्छा काम करते होंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट सीएम आज तक के कौन रहे? शहबाज शरीफ थे, मोहसिन नकवी भी थे अभी रिसेंटली जो लास्ट हमने देखे, या आपको लगता है कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है? मरियम का जो है अभी तो उनका जब कुछ पता लगेगा, अभी तो शी स्टिल ऑन द उनका क्या कहते हैं। लेकिन दो जो चीफ मिनिस्टर जो थे, उनमें एक शहबाज शरीफ साहब और दूसरे परवेज़ इलाही साहब, ये दोनों, क्योंकि मैंने भी इनके साथ क्लोजली अच्छा सर, आपको याद होगा पिछले साल इन दिनों में कितनी स्मॉग थी, वेदर कितना गंदा था, कुछ भी नजर नहीं आता था, जीरो विजिबिलिटी थी। आपको नहीं लगता कि काफी काम किया है मरियम नवाज ने, हमारी सीएम ने? मतलब मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी बात, था। मुझे नहीं कि उनको स्मॉग मशीन वगैरह मैंने देखा है कि स्मॉग गन्स जो है, उस पे ऊपर भी कभी कोई तबसरा कर रहा है, कोई कुछ और तबसरा कर रहा है। लेकिन ये देखो, सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर एफर्ट उन्होंने की है तो उसकी अप्रिसिएशन भी उनको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखें, ये अब असल फैसला तो इसको आवाम ने करना है। कल को इलेक्शंस होंगे, अगर अच्छा काम आपने किया होगा तो आपको उसका आपको अजर मिलेगा। क्या लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेता है तो उसके बाद वो समझता है कि वो उसी तरह से मकबूल रहेगा, अपनी सीट पे रहेगा, या कि आपको लगता है कि खान साहब का ये गलत फैसला था, नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ? या अगर कभी माजी में नून लीग ने भी किया या कभी नवाज शरीफ साहब ने भी किया, तो आप किस नज़र से देखते हैं? 74 इयर्स का बंदा जो आज तक पाकिस्तान के उतार चढ़ाव को देखता आया है, वो क्या समझता है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो एक हकीकत है, ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसमें भी जो उसको पावरफुल करने में कुछ थोड़ा सा सियासतदानों का भी इसमें है। मतलब जो ये ब्लेम किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट को, कायदे आज़म से लेके फातिमा जना से लेके बेनज़ीर भुट्टो से लेके सबका जो क्या कहते हैं इल्ज़ाम जो है वो इनके ऊपर ही आ रहा है। बात यह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट से मुराद है हमारी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही मामे हैं, चाचे हैं, सब, और उनमें कोई आप ये नहीं कह सकते, वो अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना हो तो सकता है कि हमारा जिस तरह के दुश्मन है हमारे, आप हिंदुस्तान को देख लें, अब उस तरफ से अफ़गानिस्तान भी अब शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान का शायद एग्जिस्टेंस भी शायद मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस जो है, आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी बड़ी पावरफुल है इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और वहाँ भी क्या कहते हैं, ट्रंप ने टक्कर ही इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती थी कि वो आए, लेकिन ये एक बैलेंस जो है इस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिशियन में, ये एक होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, वेदर यू लाइक देम और यू डोंट लाइक देम। सर, फैज़ हमीद और मलिक रियाज का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया कि क्या उनका फ्यूचर होगा। मैं आपको कह दूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, अच्छा, 10 साल से मैंने अखबार बंद कर दी, ठीक है, ना मैं कोई वीलॉग देखता हूँ,
ना मैं आज के टेलीविजन बाद आप देखता हूँ। देखेंगे जुनैरा नहीं, महाब। वो भी मैं ना ही मैं कोई टेलीविजन का न्यूज़ चैनल को देखता हूँ, उनको बिल्कुल मैं। और 25 साल पहले मैंने सियासत छोड़ दी थी, मैं भी कर सकता था सियासत, कोई ये नहीं था, मेरी बैकग्राउंड भी था, मेरा एक गुडविल भी थी लोगों में, सब कुछ था, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि ये एक मुल्क जो है वो एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि आपने अपने नौजवान को ना वो तालीम दे सके हैं आप जो आपको देनी चाहिए थी, उसको ना अपनी हिस्ट्री का पता है, ना उसको अपनी आइडेंटिटी, उसकी जो शनाख्त है उसको वो नहीं पता। दुनिया में हर जो मुल्क होता है उसका एक बयानिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जो अपने नौजवानों तक वो लेके जाते हैं, ठीक है। वो हम नहीं कर सके किसी भी वजह से, ठीक है। किसी भी हुकूमत को ये एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का कि हम ये क्या कहते हैं, अब आपके नौजवान डायरेक्शनलेस हो गए हैं। ज़ियाउल हक का वक़्त था, आपने हर चीज़ बैन कर दी, आपने कहा ये भी गैर इस्लामी है, म्यूज़िक आपने बैन कर दी। आपके नौजवानों ने क्या किया, वो हिंदुस्तान की तरफ, बंद तो नहीं हो सकता ना कोई चीज़, प्रोग्रेस तो नहीं बंद हो सकता, या वो वेस्ट की तरफ चले गए। अब आपका जो नौजवान है उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वही, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये उस तरह मुल्क में भी तो इन लोगों ने ही चलाना है ना। तो ये आप देखिए कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ, वो ये है कि इन नौजवानों, इनका तो कसूर ही कोई नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। जो आप उनको पढ़ाएंगे वो वही चीज़ उनकी आगे से निकलेगी। तो हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते, हम कहते हैं कि जी ये फ़र्क ही कोई। आप एक अच्छी एक नेशन बिल्डिंग, एक चीज़ जिसको कहते हैं, कहाँ है हमारी नेशन बिल्डिंग, कहाँ है तमीज़ आपके नौजवानों में, कहाँ अदब है, कहाँ हमारा जो कल्चर है या हमारी तहजीब है या हमारे बुज़ुर्गों का जो एक इक़दार है, वो कहाँ है, ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। सर एक और बात मैं पूछना भूल गई थी आपसे खान साहब के बारे में, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। जेफरी एप्स्टन की जो फाइल्स हैं उसमें उनका नाम आया है कि वो खासतौर पे पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर मरूफ क्रिकेटर हैं। उन्होंने भी कहा कि हम प्राइवेट जेट में उनके साथ बैठ के जाया करते थे जजीरों पे, और इसी तरह के कुछ फाइल्स में उनका नाम आया जहाँ पे बड़ी बदनामे ज़माना ये बात की जाती है। क्या कहेंगे? बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बारे में ये फाइल्स हैं, और कहा जाता है कि अभी इसमें मजीद और भी बहुत सारे तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। पर मुझे नहीं इस पीस में तो पता ही नहीं है कि ये कौन है। ये मैंने सुना था कि वो वाला बंदा है जिसने कहा था कि ये इमरान जो है दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी है, और ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं जो ये एर्दोगन और बाकी जो मुसलमान जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा वर्स है, और ये तो अगर पावर में आ गया तो ये तो इजराइल को ये कर लेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खान साहब अगर अब रिहा हो जाते हैं, अल्लाह करे वो हो जाए रिहा, उसके बाद तो मुझे ये बताएं कि इंटरव्यू मेरे पे है कि खान साहब के ऊपर है? सर आपके बेस्ट फ्रेंड है तो मैंने आपसे ओपिनियन तो लेना है, तो लेकिन मुझे बताएं ना। कर लें आप, मैंने वैसे मैं उमूमन सियासत में बात नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो अब बाहर आते हैं तो उनके अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा, या वो थोड़े? आई होप सो, वन कैन ओनली विश। One can only wish if he comes back into power, he should be a changed person. I think he should be a changed person, or he should learn from his mistakes. चलें आपकी बात कर लेते हैं। आपने कहा ना कि खान साहब के बारे में पूछती जा रही हूँ, मेरे बारे में पूछो। नहीं, आप पूछिए, आपके बारे में जो भी उससे बारे में जो आपके बारे में एक शोहरत है कि किसी भी मीडिया पर्सन के ऊपर अगर आपका हाथ, आपका साया भी आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि साहिर अली बग्गा को आपने इंट्रोड्यूस करवाया और राहत फ़तेह अली ख़ान की वजह, आपकी वजह से वो सुपरस्टार बने। महविश हयात का नाम इसमें आता है, सोनिया हुसैन का नाम इसमें आता है, और फिर आए रोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि शूट्स भी हो रहे होते हैं। तो वो क्या ये सच है? शूट्स जो हैं वो तो लोगों के अपने होते हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता उनके साथ। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, साहिर अली बग्गा, यस, जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया विरसा हेरिटेज, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो साहिर अली बग्गा बिकेम वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। और स्टिल टुडे साहिर अली बग्गा ने सारी म्यूज़िक की अरेंजमेंट्स की, बहुत सा काम किया, सिंगिंग उसी में उसने उसके दौरान शुरू की। महविश हयात और सोनिया हुसैन तो जो हैं वो दे वर ऑलरेडी सुपरस्टार्स बनाए मेट देम। तो मेरा कोई उनको हाँ, ये ज़रूर है कि महविश ने बहुत हिट मेरा एक गाना जो है
दिल साहब दिल बाबू गाया, फिर मैंने महविश के लिए एक नात भी मैंने कंपोज की थी, वो भी उन्होंने की है, और कभी कभी मेरे साथ होस्ट भी करती हैं, और सोनिया तो रेगुलरली होस्ट करती हैं। और राहत के साथ बहुत काम किया है। विरसा हेरिटेज में ही मेरा ख्याल हमने कोई 9 एल्बम्स, अभी रिसेंटली फरवरी में एक और एल्बम कवाली की हमने लॉन्च की है, जो मैंने कंपोज़ की हैं वो एल्बम्स। और उसके अलावा जो अच्छे जो लोग हैं उनमें वादत रमीज़ हैं, सारा रज़ा हैं, अली अब्बास हैं, सबसे ज़्यादा अपना हिना नसरुल्लाह और सनम मारवी। सनम मारवी बहुत अच्छा गाती हैं। और उनका तो जब प्रोग्राम मैंने किया था तो इंस्टेंटली हिट हो गई थी, वो भी, हिना भी, ये सब, सारा रज़ा भी, ऑल ऑफ देम माशाल्लाह। मैं यही कहता हूँ कि अब कर रहे हैं ना ये क्या कहते हैं आइडल, पाकिस्तान आइडल, मैं ये देखूंगा कि इनमें से जो लोग निकलते हैं उनमें से कितने सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, आवाज़ें बहुत हैं इस मुल्क में, ये नहीं कि आवाज़ों की कोई कमी है, आवाज़ें बहुत हैं, बहुत अच्छा गाने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन आपने उनको देना क्या है? आप उनको एक पुराना गाना दे देते हैं जो वो गा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको नई चीज़ आपने क्या देनी है ताकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश किस तरह करेंगे। ये तो नहीं है कि आपने एक अच्छी आवाज़ दे दी तो क्या होगा उसके बाद। You have to build an artist. You have to build his thing. You have to know कि ये गाता है, मसलन फॉर इंस्टेंस वादत रमीज़ है, ठीक है, वादत रमीज़ जो हैं उनकी एक बहुत स्पेशल आवाज़ है, और उनके साथ मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो उन लोगों के गाने किए हैं जो आज से 100 साल पहले फौत हो गए, लिटरली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बताएं कि आपको क्या लगता है इतनी ज़िंदगी गुजार के कि कहाँ पे इंसान को खामोश रहना चाहिए और कहाँ पे बोलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आजकल के हालात में तो खामोशी है। ये सबसे बेस्ट नोट था आज का। और ये भी बताइए, खामोशी ही इख्तियार इंसान खामोशी करे सबसे बड़ा तो बेहतर है। आई थिंक इसमें बरकत है। और कोई ऐसी बात आप जो कहना चाहें जो इससे पहले आपने कभी किसी प्रोग्राम में ना कही हो? ये मुझे नहीं पता कि कौन सी कोई ऐसी बात है जो मैंने नहीं की। वो तुमने तो इतनी सारी बातें पूछ ली मेरे से, देख लें, मैंने आपसे पूछ ली, उगलवा ली मैंने आपसे। नहीं उगलवानी क्या, मैंने कोई उसमें से कोई ये कौन सी कोई बात है कि जो कोई झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए जो मैं कहना मैं कह देता हूँ, पर सियासत पे मैं बात बिल्कुल ही नहीं करता, बहुत कम करता। थैंक यू सो मच, फिर भी आपने अपना नैरेटिव दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे वो रह गया था, बातों में हम निकल गए कि आपने कहा कि आपने 2 शादियां की, आखिर पहली बीवी में से आपके बच्चे भी होंगे, मोहब्बत भी मिली, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि एक मर्द को ये महसूस होता है कि उसको दूसरी शादी करनी? नहीं, मैं वो उनका कोई कसूर नहीं था, फर्स्ट वाइफ वो का, मेरा ही कसूर था। सेकंड वाइफ का नहीं, सेकंड का नहीं, फर्स्ट का आपका कसूर था, मेरा कसूर 100% तो मेरा वो ही क्या कसूर। कमी होती है एक आदमी को जो महसूस होती है कि वो आई थिंक आई वाज करता वेरी यंग व्हेन आई गॉट, आई वाज ओनली 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। ओके, फर्स्ट वाइफ और एडजस्टमेंट में आई सपोज बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी कि जो आई शुड हैव बीन, अब मैं हमेशा और बड़ी ओपनली मैंने कहा भाई ये मेरा ही कसूर था। और सेकंड वन जो थी वो फिर 12 दोनों आज भी आपके साथ हैं? नहीं, आई एम डिवोर्स्ड। सेकंड से? सेकंड तो उनकी तो शादी हो गई, वो बाहर रहती हैं। तो यानी फिर आपको वक्त के साथ एहसास हुआ कि वो महबूबा की हद तक ठीक है इंसान, वो शादी के बाद चीज़ चेंज हो जाती है? नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद चेंज हो जाती है, ये नहीं, वो मेरी अपनी गलती थी। आई वाज अ लिटिल टू फन लविंग, यू कैन से। अगर आपको मौका मिले तो आप तीसरी शादी करेंगे? नहीं, मेरा नहीं था। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अब बात क्या है। इस उम्र में करनी, बच्चे जवान हो गए हम। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने जितने भी नाजरीन हैं उन सबसे प्रॉमिस किया था कि आप थोड़ा सा हमें विजिट कराएंगे अपनी हवेली का। माशाल्लाह से देखें, आप एक्सरसाइज भी करते हैं 5 दिन, तो यहाँ पे आज थोड़ी सी वॉक हो जाए, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपको मैं क्या कहते हैं, आप फिर लें, आपको सारा देख थोड़ा लें, सा तो 2 4 5 कमरे आप देख लें। हाँ कोई बात नहीं, आप दिखाएं, मैं आपके साथ देखूंगी। तुमने वॉक करनी मेरे साथ? जी चले आए। तो सर अब आप हमें दिखाएं इतनी खूबसूरत हवेली, कौन कौन से वाले हिस्से यादगार, यहाँ से चले आए जी, आए मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये वाला है ना, यहाँ पे आप वो विरसा करते हैं? बिल्कुल, विरसा यहाँ करते हैं, ऊपर भी करते हैं, छोटे कोर्टयार्ड में भी करते हैं। अच्छा, और ये जो दरख्त हैं ये कितने साल पुराने होंगे ऑलमोस्ट? देखो ये अब जो है ना मेरा ये हवेली जो थी, आई लिव्ड हियर टिल द एज ऑफ 6 or 7। अच्छा, ठीक है, उसके बाद
माय पेरेंट्स दे शिफ्टेड टू जावेद मंजिल, जो अलामा साहब का घर था ना वहाँ, क्योंकि मामू बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो घर बिल्कुल बेआबाद ना रहे, तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर बिल्ट द हाउस इन गुलबर्ग, जहाँ अब सारी फैमिली शिफ्ट हो गई। तो यहाँ से फिर सारी फैमिली बाय 1958-59 सब चले गए। अच्छा, ठीक है, तो फिर ये घर खाली रहा। एक मेरे वालिद के मामू थे मियाँ मसलन साहब, वो यहाँ रहे कुछ अर्सा, क्योंकि वो कहते थे कि भाई मेरे प्यू दा घर का चूल्हा जलेगा, वो बुझना नहीं चाहिए, तो हमेशा वो कहते थे। फिर वो भी जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो उनको भी हम भागुल बर्गी ले गए, तो फिर ये घर बिल्कुल एम्प्टी रहा। यहाँ कुछ एक दो लोग ही रहते थे, मुलाजिम नहीं ज़्यादा रहते थे यहाँ। तो फिर 86 में मैंने जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो 86 में मैंने फिर यहाँ आई मूव किया। मैंने कहा ये तो सारा घर ही गिर जाएगा। एक कमरा मैंने ठीक किया, एक कमरा, एक बाथरूम, और बाकी स्ट्रक्चर था। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये सारा आपने दिखाएं कैमरामैन अगर आप, ये सारा मार्बल जो लगा हुआ है ये अभी लगाया है या चंद ये साल बिल्कुल पहले? बाद में लगाया, क्योंकि ये जहाँ आप खड़े हो ये कोर्टयार्ड नहीं था। अच्छा। वो ऊपर कोर्टयार्ड था, ये कोर्टयार्ड था, ये पीछे कोर्टयार्ड था, ठीक है, ये कोर्टयार्ड नहीं था। ये जब हिस्सा गिरा है ना, एक छत गिरी, वो दूसरी छत को भी नीचे ले गई, तो फिर मैंने मूव किया यहाँ। फिर मैंने ये खुद अपने क्या कहते हैं हिसाब से, अपनी सोच से मैंने फिर इसको ये और कैमरामैन अगर आप लोग ये चेयर्स दिखाएं जिस पे हम लोगों ने बैठ के अभी इंटरव्यू किया था, ये सर बता रहे हैं कि बहुत पुराने, मेरे ख्याल से यहाँ पे कायदे आज़म की जो बेटी हैं वो इन चेयर्स के ऊपर बैठी हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज उन्हीं चेयर्स के ऊपर बैठने का, कायदे आज़म खुद भी बैठे हैं और अपना अलामा साहब भी। अच्छा, और एक और चीज, वो कैमरामैन अगर आप दिखाएं तो वो पीछे जो बेंचेस आपको नजर आ रहे हैं लकड़ी के, बहुत पुराने, मुझे लग रहा है ये भी उसी वक्त के हैं। नहीं, ये नहीं, ये मेरे दोस्त हैं इम्तियाज, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है ये। अच्छा। ये वहाँ से है, अपना हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो नहीं, हुंजा। हाँ। हुंजा से है ये लकड़ी हुंजा से आई है। सारा बेंच ही हुंजा से बन गया। और मुझे लगता है कि बेशक अभी आपको उन्होंने गिफ्ट किया होगा, लेकिन ये लकड़ी बहुत कदीम है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आज भी बहुत पुराने उनके जो अभी भी ये बन रही है चीजें, ये नहीं कि अब नहीं बनती, अभी भी उनका ये एक स्टाइल है। बहुत सारा फर्नीचर उनका जो वहाँ का हुंजा का है, गिलगित का, उसी तरह। और हमें क्या दिखाएंगे आप हवेली में? और आप ये देखें, ये जो सामने है, ये जो लकड़ी का एक पूरा फ्रेम लगा हुआ है, ये जो एक दरवाजा सा है, ये कितने साल पुराना है? ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दिस इज नॉट, ये आप देखेंगे लैला, एक बड़ा खूबसूरत ये फूल है, ये भी लिख रहा हुआ है, ये फूल वहाँ सूंघो इसको, तुम्हें पता चलेगा। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू। ऊपर भी लगा हुआ है, वो देखिए छत के ऊपर भी एक है। और अगर आप कैमरामैन दिखाएं तो ये जो पीछे चहचहाती चिड़ियां और इनकी जो आवाज है वो कितनी सूदिंग है, कितनी कामिंग है। और ये जो झूला, ये भी अभी का है या ये भी बात का है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। ये ब्रैकेट्स उस जमाने में जब घर होते थे ना, तो उनकी जिस तरह वो ब्रैकेट लगी हुई ना नीचे ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स थी, तो मुझे इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा यार इसका मैं क्या करूं, तो मैंने इसका झूला बना लिया। अभी भी देखो ना, वो शेर के मुंह में क्रोकोडाइल है और वो उसको काट रहा है, फिर ऊपर मोर बना हुआ है, ये सारा लकड़ी में। ये किसी गालिबन ये जो ब्रैकेट है ये किसी हिंदू के घर की होगी, क्योंकि हिंदू जो थे उनका ये शेर और मोर और ये सारी चीजें। और ये मुझे ना थोड़ा सा हाथी वाला लुक भी लग रही है, वो जो हनुमान टाइप। चलिए भाई, अब मैं आपको दिखाती हूँ हवेली के अंदर से कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में सर बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो चिक्स मुझे ऊपर नजर आ रही हैं, ये भी क्या इतनी पुरानी है? नहीं, ये नई बनाई हुई हैं। ये बनती चिक्कें जो यहाँ बनती थी ना, या बनती हैं, वो एक उनकी सिंपल एक होती है धागा से। ये मैं दिल्ली से इसका सैंपल लेके आया था, इस चिक का। ये मैंने कहाँ देखी थी, उमराव जान जो फिल्म थी ना रेखा की, उसमें ये क्या कहते हैं, ये चिक थी। फिर मैं वहाँ से एक छोटा सा पीस बनवा के लाया था, फिर यहाँ मैंने अपने चिक वाले को दिया, फिर उसने मुझे बना तो इतने सारे लोग यहाँ पर आए, उमराव जान से इंस्पायर होके आपने ये बनाई, तो क्या रेखा भी कभी यहाँ पर आई थी? क्यों नहीं, बिल्कुल रेखा भी यहाँ पर आई है। हाँ। तो क्या आपने कभी, उन्होंने यहाँ पर आके कहा वो दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए? ये रेखा, विनोद, कबीर बेदी, सोनू वालिया, हमारी दोस्ती परमेश्वर गोडरेज, उन सबको लेके आई थी। इमरान के हॉस्पिटल के लिए जो हॉस्पिटल शुरू किया था ना, तो आपको याद होगा बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, रेखा भी आई थी और वहाँ एक शो किया था, क्या कहते हैं,
ये जो ओपन नहीं है अलहमरा कोलोसियम जो है वहाँ। तो फिर एक शाम यहाँ सब आए थे, आबदा परवीन का ने गाया था यहाँ, और बहुत ही हम सब ने इसको आप फिर बोलेंगे कि दोबारा इमरान खान का जिक्र कर दिया, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि रेखा के साथ भी उनका अफेयर रहा और वो बड़ा पसंद करती थी। इज इट ट्रू? अब ये क्या आपको पूछने वाली बात है, मुझे क्या मतलब कि मैं क्या इसका मैं जवाब दूं कि वो ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता, मैं या तो बंदा यकीन से बंदा कह सके कि कैमरे को तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप खुद ही किसी बंदे को लार्जर देन लाइफ बना देते हो। ठीक है, अगर आप 3 4 5 6 नाम मेरे साथ भी इंक्लूड कर लो तो जाहिर बात है मैं भी आई विल आल्सो। ये पिक्चर्स की जो गैलरी है इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। पिक्चर्स की जो गैलरी है ये मेरे दादा के सबसे छोटे भाई मियां अमीनुद्दीन साहब, तब ये गालिबन गवर्नर थे बलूचिस्तान के, और ये अयूब खान के साथ उनकी तस्वीर है। ये मेरे पप्पा रियाज हुसैन, ये भुट्टो साहब के साथ। ये वो उस दिन की एयरपोर्ट की तस्वीर है जब पहली दफ़ा चूइन लाइव पाकिस्तान आए थे। ठीक है, दिस इज़ माई ग्रैंडफादर मियां अमीनुद्दीन साहब क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ नवाब काराबाग की बादशाही मस्जिद की तस्वीर है। और ये मेरे फातिमा जना, ये फातिमा मोहतरमा फातिमा जना है, ये मेरी पुप्पी है। इन्हीं फातिमा जना के साथ ये कौन है? उनकी कुछ नहीं है, इनकी बेटी है, मेरी पुप्पी लगी। ये तब उस वक्त मियाँ साहब जो थे गवर्नर थे सिंध के। अच्छा। तो ये उनकी मेरी जो पुप्पी हैं इनकी बिस्मिल्लाह हुई थी कुरान शरीफ की। okay. तो उस ओकेजन पे मोहतरमा जो है, और ये मेरे जो दादा के कज़न थे उनसे बड़े थे, वो एल्डेस्ट इन द फैमिली, मियां सामुद्दीन। बाहर जब पढ़ने गए थे तो ही वाज प्रेजेंटेड टू द क्वीन। तो ये उस वक्त इनकी, और ये किसकी शादी? मेरे वालिदैन की शादी की थी। आपके वालिदैन की शादी? अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। आपने कितनी सारी मेमोरीज यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये फर्नीचर देखें कितना, ये पुराना ये भी कश्मीरी फर्नीचर, पुराना है ना, ये कश्मीरी फर्नीचर बिल्कुल। और ये कितने साल पुराना होगा? काफी पुराना होगा, तकरीबन 100 साल, 100 साल पुराना। ये टेबल आप देखें कि कितनी अच्छी इसके ऊपर कार्विंग हुई हुई है, कितना ये खूबसूरत है, कितना ये खास कश्मीरी जो है ना ये वर्क है। ये अब शायद अभी भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अच्छा, और ये सोफास जो हैं ये कितने पुराने हैं सारे? ये तकरीबन 100 साल पुराने सोफे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें। और ये सर क्या चीज है? ये एक अपना ग्लोब है और ये भी 100 साल पुराना? ये भी पुराना है, 100 साल पुराना। और ये टेबल देखें आप, और ये भी कश्मीरी है, सारा वुड वर्क है ये। अच्छा, ये क्या चीज है? ये सिप्पी है, सिपियां, मदर ऑफ पर्ल। और ये मेरी वालदा की तस्वीर है अपना, जब मोहतरमा फातिमा जना के साथ। और ये भी मेरी फातिमा जना के साथ ये पिक्चर दिखाएं। ये मेरी वालदा की तस्वीर है। ये भी ये जब जवेद मंजिल आई थी अपना मोहतरमा, तो मेरी दादी भी हैं इसमें, मेरी वालदा भी हैं, भाई भी छोटा बैठा। अच्छा, ये क्या है? ये सिखों का मुझे कुछ नजर आ रहा है। सिखों का ये है, यहाँ आई थिंक वो अपना ग्रंथ रखते थे, और ग्रंथ जो यहाँ बैठते थे, जो उनके जो आप कह सकते हैं उनके जो प्रीस्ट थे, यहाँ बैठ के, और यहाँ लोग बैठते होंगे, सुनते होंगे उनका वो जो भी जिनका तो उनका सिखों के जो पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं उनमें कोई मशहूर शख्सियत यहाँ पर आती हैं देखने के लिए? काफी लोग जो है वो बिल्कुल। अच्छा, ये देखें सर, वेपन्स पुराने जमाने के। पुराने, ये जो तस्वीर है मियां अमीनुद्दीन साहब की तस्वीर है जब वो लाहौर के मेयर इलेक्ट हुए थे 1946 में। 1946 में एक इलेक्शन हुआ था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। तो कायदे आजम ने टिकट उस वक्त मियां अमीनुद्दीन साहब को दी थी। और ये सर कितनी पुरानी होंगी? ये तो मुगल पीरियड है। मुगल पीरियड की, यानी तकरीबन कितने साल? 200 साल पुरानी होगी। 200 साल पुरानी। इसके ऊपर लगा हुआ जंग भी आपको नजर आ रहा होगा। कितनी हिस्टोरिक चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है पिक्चर, आप देखें, ये जब 1940 का इजलास हुआ था, तो ये वो कमेटी थी जिसने उस सारे इजलास को उस 23 मार्च के जलसे को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें मियां अमीनुद्दीन साहब हैं, नवाब जुल्फ़िकार ममरोट है, मियां बशीर अहमद और दीगर हज़रात। क्या बात है, मुझे तो इतनी खुशी महसूस हो रही है आज यहाँ पर आके कि मैंने इन सब चीज़ों को देखा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें, ये वेपन्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी 100 साल पुराने हैं। ऐसे ही है ना सर? पुराने। ये देखें, आप दिखाएं कितनी खूबसूरत ये चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ है? ये वो है जो होते हैं ना गुरखे, उनकी नाइफ है ये, अभी भी इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी। और
ये दिस इज फ्रॉम आई थिंक वाज अ गिफ्ट फॉर सम वन ऑफ कोई मेरे अरब कोई अपना ये आई थिंक मस्कत के कोई अच्छा, शेख थे। वहाँ के जो शेख हैं उन्होंने इनको ये गिफ्ट किया है। और ये देखें ये क्या चीज़ है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद क्वीन हूँ और अगर मैं होती तो मैं होती भी आज के ज़माने में, क्योंकि मैं भी तो देखे ना आप ही की वो वाली उसी चीज़ में मेरी भी मेरी कश्मीरी बरादरी हो तुम। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। आई होप कि ये बहुत ही यूनिक रहा होगा। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि वो तमाम बातें मैंने कोशिश की हैं जो कहते हैं कि मैं 10-10 साल हो गए उस पर बात नहीं करता। हर इस हवेली के हिस्से की यादगार आपके साथ शेयर की गई है, हर खूबसूरत चीज़ आपको दिखाई गई है, हर पुरानी से पुरानी यादगार आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा। अगली कौन सी शख्सियतें हैं जिनके बारे में आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।